नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैबल एकेडमी पर। देखिए, हमारे ये घटना चक्र का राज्य व्यवस्था एवं शासन का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर फिलहाल अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बारे में। नागरिकता का यह जो चैप्टर है वह हमारे संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है दिया गया है। तो चलिए सीधा चलते हैं प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के बारे में। यह हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह सीधे सीधे वही पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 7 या डी भाग 9। तो भारत के संविधान में हम भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि भारत नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी भाग 2 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, सी उपरोक्त दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा यहाँ समझिए, दोहरी नागरिकता का अर्थ होता है स्टेट अपनी सिटीजनशिप देगा और देश यानी कि कंट्री जो है वह अपनी अलग से सिटीजनशिप देगा। और किसी भी व्यक्ति के पास दो तरीके की नागरिकता होती है, एक तो उस राज्य की जहाँ का वह मूल निवासी है, और दूसरे उस देश की जिस देश के अंतर्गत यह राज्य आता है। ठीक है। और एकल नागरिकता में सिर्फ और सिर्फ देश की नागरिकता से संबंधित बातें की जाती हैं। अब बताइए भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में ब्रिटेन की ही भांति एकहरी नागरिकता के प्रावधान को लिया गया है। हम लोग जो है वह भारत देश के नागरिक हैं, न कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र इन राज्यों के नागरिक हैं। ठीक है, हमारी नागरिकता देश के प्रति है। हाँ, निवासी हम जरूर इन सभी राज्यों के किसी न किसी राज्य के हैं। ठीक है, तो अपनी निष्ठा और अपनी ईमानदारी लोगों को देश के प्रति प्रकट करनी चाहिए बजाय कि राज्य के प्रति। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। ए राज्य द्वारा राष्ट्र की नागरिकता राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी राज्य की एकल नागरिकता, सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, या डी भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो जो सही आंसर है वह है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। अभी अभी हमने इस चीज को समझा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ए जन्म के द्वारा, बी देशीकरण के द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा, या डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय बैंक में आप पैसा जमा कर देते हैं तो आप भारत के नागरिक थोड़ी ना हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं। अब कोई नेपाल का व्यक्ति भारतीय बैंक में पैसे जमा कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर खरीद रहा है, कुछ कर रहा है, भारतीय रुपये में व्यापार करना चाह रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं हो जाएगा कि वह भारत का नागरिक है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं और जानते हैं इन सब चीज़ों को। देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम या इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में भारत की नागरिकता को प्राप्त किए जाने के 5 तरीके बताए गए थे। कौन कौन से? तो पहला, जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। दूसरा, रक्त संबंध या वंशक्रम, जैसे किसी के दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, ये सब कोई भी इनमें से, या पर नाना, पर नानी, पर दादा, पर दादी, कोई भी यदि इनमें से भारत का नागरिक रहा हो तो, और उनसे उनका रक्त संबंध भी रहा हो किसी न किसी प्रकार से, चाहे मातृपक्ष से या पितृपक्ष से, तो वे भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है रजिस्ट्रीकरण, या इसको पंजीकरण बोला जाता है।
ठीक है। इसके बारे में भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिया हुआ है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 5 के 1A में कि कोई भी व्यक्ति जो है वह पंजीकरण या रजिस्ट्रीकरण के द्वारा भारत का नागरिक तभी हो सकता है जब वह भारत में 7 वर्ष बिता लेता है। ठीक है। अब देशीकरण के द्वारा नागरिकता, देशीकरण के लिए किसी भी विदेशी व्यक्ति को देशीकरण के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 10 वर्ष जो है भारत में बिताने होते हैं। ठीक है। पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता जो है भारतीय मूल के व्यक्ति को मिल सकती है और पंजीकरण और देशीकरण के माध्यम से किसी भी विदेशी व्यक्ति को भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है यदि वह 10 वर्ष तक भारत में निवास करता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 2005 में इसको अमेंड भी किया गया था जिसके माध्यम से पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़ करके सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन करने पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में उनको पंजीकृत किया जा सकता है। ठीक है। चलिए भारतीय मूल कहने का क्या मतलब उनके रिश्ते में कोई न कोई व्यक्ति ऐसा रहा होगा पूर्व में जो कि भारत का नागरिक रहा होगा, उनके लिए भारतीय मूल की बात कही जाती है। ठीक है। और इसी के लिए 2005 में एक संशोधन किया गया कि किसी भी भारतीय मूल के व्यक्ति को NRI के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है जब बजाय कि वह व्यक्ति अगर या वह भारतीय मूल का व्यक्ति पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक ना हो तब। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह पहला भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, दूसरा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तीसरा किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है और चौथा सरकार की आलोचना करता है। कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर चुनना है। कूट है A 1, 2 और 3, B 2, 3 और 4, C केवल 1 और 2 या D केवल 1 और 4। चलिए आसानी से समझने का प्रयास करिए कि यदि सरकार की आलोचना के आधार पर किसी की भी नागरिकता छीन ली जाती तो विपक्ष में कोई होता ही ना। ठीक है। जो भी होती सरकार ही होती। विपक्ष के लोगों को भारत का नागरिक गैर नागरिक करार दे दिया जाता, अवैध नागरिक करार दे दिया जाता और उनको देश से निकाल दिया जाता। लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष है। ठीक है। तो अब बाकी के दोनों, किसी अन्य देश के नागरिक से यदि कोई व्यक्ति विवाह कर लेता है तो क्या उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? बताइए। देखिए यदि उन्होंने विवाह करके वहाँ की नागरिकता को स्वीकार कर लिया है तो समाप्त हो जाएगी और नहीं स्वीकार किया है तब नहीं समाप्त होगी। ठीक है। यह एक छोटी सी कंडीशन है और सामान्यतः यहाँ पर जो स्थिति है इस संदर्भ में उस व्यक्ति की नागरिकता जो है वह समाप्त नहीं होगी। ठीक है। अब स्वेच्छा से अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान बिल्कुल नहीं है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, चाहे वह देश के संदर्भ में हो या राज्य के संदर्भ में हो। यदि आप किसी देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने भारतीय नागरिकता का त्याग कर दिया है। और वहीं पहला आंसर स्पष्ट है कि यदि किसी ने स्वेच्छापूर्वक भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दिया है तो वह भी भारत देश का नागरिक नहीं होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर C 1 और 2, इन दोनों कारणों से कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता को खो देगा। ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप या नागरिकता का नष्ट होना निम्न दशाओं में होता है। पहला तो भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में और दूसरा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने में। ठीक है। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए पूछा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत
निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? ए, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। बी, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं। या डी, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु उसके दादा या दादी, पितामह या पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। चलिए, सीधा आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए थे वह भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को वंचित किया गया था, अभी अभी आपको बताया गया है। ठीक है, तो देखिए, ऐसे अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाएगा तो लगभग पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश ही भारतीय नागरिक हो जाएगा, है कि नहीं? कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से है तो वे सारे भारतीय, कहते नहीं हम लोग कि अरे वो लोग तो हमारे बच्चे हैं, बच्चे। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में ओसीआई कार्डधारक बोला जाता है। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग जो है वह योग्य हैं। पहला, एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है। दूसरा, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्डधारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। तीसरा, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह, पितामही, मातामह, मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। और चौथा, एक व्यक्ति का अल्पवयस्क बच्चा कुछ शर्तों के साथ। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देश जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे नागरिकों को जो है इस अधिकार से वंचित रखा जाएगा, उन्हें भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर के 371I समाविष्ट किए गए हैं, अंतर्विष्ट किए गए हैं या शामिल किए गए हैं। दूसरा, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता इकहरी है। और तीसरा, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है। ऑप्शन है ए 1, 2, 3, बी 1 और 3, सी केवल 3 या डी केवल 1। इसके बारे में आप पूरी तरीके से श्योर हैं, है कि नहीं? सही है। ठीक, अब अमेरिका और भारत के नागरिकता के बारे में आपको बताया गया कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। तीसरा ऑप्शन जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा उसमें ज़रा सा सोचिए, जब आपको आपकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है जबकि आप जन्म से, आपके पिता का जन्म भी यही हुआ है, तब भी आपको नागरिकता से वंचित किया जा रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको कार्ड दे करके जो भारतीय मूल का था, यानी कि भारत, उसके माता पिता या कोई व्यक्ति उससे संबंधित जो है वह बाहर का रहने वाला था, उसको उसकी इच्छा या उसकी स्वेच्छा, उसकी खुशी के लिए और उसको जो है भारतीय नागरिकता प्रदान करने के उद्देश्य से उसको ओसीआई कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत कर दिया गया, तो क्या उसको उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता होगा? जब आपके इतने गहन अधिकारों से आपको वंचित किया जा सकता है, जरूर किया जा सकता होगा। तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लें। देखिए इसको देखिए, आर्टिकल 371I में नागालैंड, 370A में देखिए कहाँ गया, शुरू से देखते हैं ना। आर्टिकल 370A में असम से संबंधित प्रावधान है, नागालैंड पहले है। नागालैंड 371A, असम 371B, मणिपुर 371C, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए 371D, सिक्किम के लिए 371F, मिजोरम 371G,
अरुणाचल प्रदेश 371H और गोवा 371I। राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य में यद्यपि 2 तंत्र संघ और राज्य हैं, लेकिन भारत में नागरिकता इकहरी जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहीं एक व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करता है, उन्हें सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। हमने एक ही को पढ़ा है और यहाँ पर वह है संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। ठीक है, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहाँ वह निवास करता है। ठीक है, इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ए चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या डी संसद। तो संसद जो है वह नागरिकता को प्राप्त करने या नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को निर्धारित करने के लिए सक्षम है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को बनाया, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार पूर्वक उपबंध भी किए गए हैं। ठीक है, नागरिकता अधिनियम या सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 5A के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी भी भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। तो असल में वही प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। यहाँ पर हमने देखा भारत में उस व्यक्ति को 7 वर्ष बिताने होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। तो भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार जो है वह संसद को प्राप्त है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही आती हैं। कहीं दिख रहा है? नहीं, लेकिन लोकसभा है। आप ऑप्शन सी लगा दीजिएगा कभी ऐसे गलत प्रश्न भी अगर आता है तो। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? ए 10 दिसंबर 2019, बी 11 दिसंबर 2019, सी 12 दिसंबर 2019 या डी 13 दिसंबर 2019। जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, नागरिकता संशोधन विधेयक या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 को संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। ठीक है, देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और 9 दिसंबर 2019 को ही इसको पारित कर दिया गया था। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को राज्यसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया और ठीक उसके 1 दिन बाद राष्ट्रपति ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी थी 12 दिसंबर 2019 को, और यह विधेयक जो है अधिनियम बन गया था। इसके बाद 10 जनवरी 2020 से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू कर दिया गया था। है क्या इसमें क्या विशेषता है, क्या खासियत है इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की? इतना कुछ तो आपने देख लिया। देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से ऐसे व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसे अवैध प्रवासियों को, ऐसे अवैध प्रवासी जो 31 दिसंबर 2014 को भारत आ गए हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्या संपूर्ण विश्व के? नहीं, 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऐसे अवैध प्रवासी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं,
उनको भारत की नागरिकता प्रदान किए जाने के संदर्भ में यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 प्रावधान करता है, जिसको 10 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया था। अब क्या सभी को? नहीं, 6 धर्मों के लोगों को जो है इस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाएगी। वे कौन कौन से 6 धर्म के लोग हैं? तो वह शामिल हैं बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, और 4 ही हुआ ना, हिंदू और सिख। ठीक है, तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन सभी 6 धर्मों के लोगों को, जो कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रहने वाले हैं, यदि ये लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं, तो इनको नागरिकता या इन अवैध प्रवासियों को नागरिकता दिए जाने के संदर्भ में प्रावधान करता है यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसको कि 10 जनवरी 2020 से लागू किया गया। ठीक है, अब गला खुलने लगा ना। और इसमें एक कंडीशन है। और क्या कंडीशन है? देखिए, इसके तहत जो है इनके भारत में निवास करने की, अभी तक हमने देखा था क्या, देशीकरण के माध्यम से कितने वर्ष बिताने होते थे? 10 वर्ष ना, याद आया? लेकिन इसमें उनको संपूर्ण नागरिकता प्रदान करने के लिए भारत में जो रहने वाली अवधि है वह 5 वर्ष की अवधि है। ठीक है, वह 5 वर्ष तक, यदि पिछले 5 वर्षों से लगातार भारत में रह रहे हैं तो उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी पंजीकरण, देशीकरण के द्वारा। और एक इसमें कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है? यह अवैध प्रवासी, जो मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं यह बताइए। कंडीशन उन्नीसन कुछ नहीं है। देखिए, ऐसे व्यक्ति या ऐसे प्रवासी जो वैध दस्तावेजों के साथ भारत आए हैं, ठीक है, वैध दस्तावेजों के साथ भारत आए हैं, वैध कागजात और दस्तावेजों के साथ भारत आए हैं, वैध कागजात या वैध वीज़ा और वैध पासपोर्ट के साथ भारत में आ गए हैं, लेकिन अब चूंकि उनके वीज़ा में वर्णित वह समय, जिसमें मान लीजिए कि बताया गया था कि आप 1 साल तक भारत में रहिए, पढ़िए लिखिए चले जाइए, 3 साल तक रहिए, पढ़िए लिखिए चले जाइए, लेकिन वह उसके बाद भी भारत में रुके हुए हैं, वे लोग अवैध कहे जाएंगे। और दूसरा, वे जो अवैध तरीके से बिना किसी कागजात के भारत में प्रवेश करते हैं, उनको भी अवैध प्रवासी बोला जाता है। तो ऐसे अवैध प्रवासी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है, कौन कौन से धर्म के? तो 6 धर्म हैं इसके अंतर्गत। हिंदू, ऐसा मान के चलिए कि इन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक धर्म के लोग जो कि भारत में प्रवेश कर चुके हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, उनको पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है यदि वह 5 वर्ष से अधिक समय भारत में व्यतीत करते हैं, वह भी लगातार होता है। ठीक है, हो गया, सारी चीज़ें क्लियर। लेकिन इस अधिनियम में भी कुछ ग्लिच हैं, कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यह सभी क्षेत्रों में नहीं रह सकते हैं। इनको 6ठी अनुसूची में शामिल AMTM यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के अंतर्गत आने वाले इनर लाइन के अंतर्गत, ठीक है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के अंतर्गत बताए गए इनर लाइन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी यह अधिनियम लागू नहीं होगा। ठीक है, अब यह क्या है? बंगाल इनर लाइन क्षेत्र। इसमें देखिए, आपको भी अगर यहाँ घूमने जाना हो तो आपको भी पहले से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो उनको वैसी ही नागरिकता प्रदान की गई जैसे सामान्य भारतीयों को। हालांकि आप जो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में घूमने टहलने आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। 6 धर्म हैं कुल, यह ध्यान में रखिएगा, एकदम दिमाग में बनाए रखिएगा। कौन कौन से? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। ठीक,
नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ए 11 दिसंबर 2018, बी 11 दिसंबर 2019, सी 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020 या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से यह पारित हुआ। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी थी 12 दिसंबर 2019 को, और यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वह सिटीजनशिप एक्ट बन गया और 10 जनवरी 2020 से इस सिटीजनशिप एक्ट को लागू भी कर दिया गया। सिटीजनशिप एक्ट 2019 को 10 दिसंबर 2020 को लागू किया गया था। नेक्स्ट और अपने अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मूल अधिकारों की। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।